जो हमारी टेस्ट सीरीज है उत्तराखंड की परीक्षाओं को लेकर के, जीएस वाली तो हर जगह काम आ सकती है आपके, और पेपर का पैटर्न ऐसा है कि आपको सभी तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे जैसे जैसे आपके फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज ये है हर बार की तरह कि आप इसका पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस वहां से प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्व करके यहाँ से मिलान कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में जो भी आपके पीसीएस या यूके पीएससी या फिर यूके ट्रिपल एससी द्वारा परीक्षाएं कराई जा रही हैं, आने वाले समय में आपका जो परीक्षाएं होनी है, जैसे आपका फॉर्म निकल ही रहे हैं, अभी भी आपका प्रयोगशाला सहायक निकल गया है, उसके बाद आपके दरोगा का ये बहुत ही जल्दी अब आपका संभवतः कहा जा रहा है कि इसी अगस्त माह में आपके जो आरओ का पेपर विज्ञप्ति है समीक्षा अधिकारी की वो भी निकल जाएगी और दरोगा का भी निकलने ही वाला है। तो इन पर आप अगर अभी से मेहनत करे रहते हैं तो आपके लिए चीज़ें टैकल करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा आपने पढ़ाई करनी किस तरीके से है। तो इसमें पहला जो आपका, इसमें हमने 5 चीज़ें सम्मिलित करी हैं। इतिहास है, भूगोल है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है और जर्नल साइंस है। तो उसमें आपका 25 क्वेश्चन है, देख लीजिए आप इनको। तो इसमें 5-5 करके हमने क्वेश्चनों को बांटा है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संबंध में क्या सही है? एक, चित्रों एवं प्रतिभों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको हम क्या बोलते हैं? चित्राक्षर लिपि, यानी कि वाउस्ट्रोफेंडम लिपि कहा जाता है। इसे हमारी तरह अक्षरों के रूप में नहीं लिखा गया बल्कि चित्रांकन के रूप में लिखा गया। दूसरा, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अभी तक वैज्ञानिक अनुसंधान से हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि इनकी जो लिपि है या फिर जो वर्ण बनाए हैं इन्होंने उनका अर्थ क्या है, नहीं पढ़ा गया है। तो ये भी आपका सही है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। जब हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बाएं से दाएं लिखिए या दाएं से बाएं लिखिए? तो ये सही नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कूट 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नारोजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें आपके 4 कथन दिए हुए हैं। पहला है, इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, यानी कि अध्यक्ष चुने गए थे। बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार की थी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने इसी आपके पुस्तक के माध्यम से दिया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में गरीबी और अंग्रेजों का कुशासन। इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। ये मुंबई में आपका फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, इनके सहयोग से स्थापित हुई थी, इनकी नहीं थी ये। इन्होंने रहनुमाए मजदायन नामक संस्था की स्थापना की। ये बिल्कुल सही है। रहनुमाए मजदायन जो संस्था है वो दादा भाई नारोजी और नारोजी फरदौंजी द्वारा स्थापित की गई थी। पारसी धर्म में सुधार के लिए थी। और आपको पता है कि इसने आपका रफ्त गोफ्तार नामक एक पत्रिका भी निकाली थी। तो 1, 2 और 4 सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उधर आपके पत्र पत्रिकाएं और आपके पुस्तक दे रखी हैं, उधर आपका उनके लेखक दे रखे हैं। एनी बेसेंट, यंग इंडिया, बिल्कुल ठीक है, ये एनी बेसेंट ने ही लिखा था। महात्मा गांधी, न्यू इंडिया, ये भी इन्होंने लिखा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली, ये भी इन्होंने लिखा है, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट मदन मोहन मालवीय ने नहीं लिखा था, बल्कि ये लिखा था आपका मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू का है इंडिपेंडेंट, ना कि मदन मोहन मालवीय का। तो इसका सही आंसर ये है, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद की स्थापना किसने की थी? ए उपाली द्वारा, बी अश्वघोष द्वारा, सी नागार्जुन द्वारा, डी वसुमित्र द्वारा। शून्यवाद की स्थापना किसने की थी? ए उपाली द्वारा, बी अश्वघोष द्वारा, सी नागार्जुन द्वारा, डी वसुमित्र। देखो, बौद्ध धर्म की जो आपका महायान शाखा है उसमें 2 अवधारणाएं बाद में निकल करके आई थी। एक को बोलते हैं विज्ञानवाद, एक को बोलते हैं शून्यवाद। तो जो विज्ञानवाद के थे वो तो मैत्रेयनाथ थे और शून्यवाद के जनक थे नागार्जुन। शून्यवाद के जनक थे नागार्जुन। आजाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? जब आजाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद,
तो लाल किले पर इन पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो इनकी सुनवाई लाल किले में हुई और इनके वकील थे भूलाभाई देसाई। हालांकि भूलाभाई देसाई इन्हें केस जिता नहीं पाए, हार गए थे क्योंकि इन पर संगीन आरोप थे और उनसे बचना इनके लिए मुश्किल था क्योंकि सबूत भी थे अंग्रेजों के पास, इस वजह से। परंतु बाद में लॉर्ड बेबल जो उस समय भारत के आपके गवर्नर होते थे, उन्होंने अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीयों के अनुरोध पर इनकी सजा को कम कर दिया या माफ कर दिया था, लेकिन जीते नहीं। भूलाभाई देसाई इनके वकील थे, यानी कि इनकी आजाद हिंद फौज की ओर से पैरवी इन्होंने ही की थी। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी में है, किसी एक स्थान का अक्षांश किसका संकेतक है? अक्षांश, देखो अक्षांश का मतलब क्या होता है, हम जब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जाते हैं तो इस पर जो काल्पनिक रेखाएं प्रत्येक 111.2 किलोमीटर पर, यानी कि 1 डिग्री में, क्योंकि 180 होगा एक तरफ का कोण, 1 डिग्री में जो आपका एक रेखा खींची गई है उसे हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा ये बताती है कि जो सूर्य है वो आपका भूमध्य रेखा पर से लेकर के यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा तक, 2 रेखाओं तक क्या जाता है, लंबवत होता है। उसके बाद यहां से इसकी किरणें दूर से पड़ती हैं, यानी कि तिरछी हो जाती हैं। तो ताप का वितरण बताता है। पृथ्वी में ताप का जो वितरण है भूमध्य रेखा में सबसे ज्यादा होगा उष्ण कटिबंध, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध और उसके बाद शीत कटिबंध। तो ये कटिबंध जो बनाए हैं वो तापीय कटिबंध हैं। तो जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो हमेशा ताप को बताता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ताप जनित होते हैं, बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कोरियोलिसिस बल द्वारा विकसित होते हैं। अब क्योंकि लगा करके देख लें कथन कारण में, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ताप जनित होते हैं क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कोरियोलिसिस बल से विकसित होते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन चक्रवात बनने के लिए दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ताप से विकसित होते हैं, यही कारण है कि ये उष्ण कटिबंध में होंगे तभी तो ताप में होंगे। दूसरा क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कोरियोलिसिस बल से द्वारा विकसित होते हैं। कोरियोलिसिस बल जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसके कारण जो आपका बल उत्पन्न होता है घूर्णन के कारण, उस बल को हम कोरियोलिसिस बल बोलते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि हवाएं अपने इस दिशा में जाने के बजाय अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं और वो गोल बननी शुरू हो जाती हैं, इसीलिए चक्रवातों की उत्पत्ति। दोनों सही है परंतु स्पष्टीकरण नहीं है, बी ए का आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें होगा ए तथा आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान आबादी बहुमत में है? यानी कि सबसे ज्यादा जो आबादी है वो मुसलमानों की है, उसके बाद अन्य आबादियां। बहुमत का मतलब सबसे ज्यादा। आपका किस केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान आबादी बहुमत में? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा आपका जो आबादी है वो मुसलमानों की। वैसे नहीं, वैसे तो मुसलमानों की आबादी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, मतलब बड़े स्टेट में आबादी में प्रतिनिधित्व उनका अलग अलग उसमें, लेकिन परसेंटेज में कम हो जाता है। लेकिन लक्षद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की टोटल आबादी में मुसलमान सर्वाधिक है, ये कहने का मतलब है। तो लक्षद्वीप में मलयाली मुसलमान है। मलयाली मुसलमान, अधिकतर जो मलयाली मुसलमान है वो पहले आपके अन्य धर्मों से धर्मांतरित मुसलमान माने जाते हैं, जिन्हें आपका मोपला विद्रोह के दौरान थंगन कहा गया था। ठीक है, तो ये आपके लक्षद्वीप में मलयाली मुसलमान है, भाषा भी ये मलयाली ही बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल पर्वत में नहीं है? मैकाल पर्वत, जिसे हम आपका अमरकंटक बोलते हैं, उससे एक नदी पश्चिम की तरफ निकलती है, वो नर्मदा है। एक नदी उत्तर की ओर निकलती है, वो सोन है। एक नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, वो है महानदी। महानदी जिसे हम मैकाल में ही अमरकंटक, एक सोन नदी, 3 नदियों का उद्गम होता है, और एक आपका सोन के बाद यहां पर नर्मदा। तो इसमें किसका नहीं होगा? ताप्ती नदी का नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ताप्ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कुछ ज्वालामुखी दे रखे हैं और इधर इनके देश दे रखे हैं, क्या है? विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है?
इटली में, सही है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ कहाँ है? हवाई में, सबसे बड़ा ज्वालामुखी। क्राकाटाऊ कहाँ है? इंडोनेशिया में। फ्यूजियामा पवित्र पर्वत जापान में। ए का आया 4, बी का आया 3, सी का आया 2, डी का आया 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से ली गई है? कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सभी लोग एक समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई अधिकारी हो, या फिर भारत का क्या प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कानून सबको समान दृष्टि से देखता है और सबके लिए एक समान मतलब नियम से हिसाब से चलता है। तो कानून के समक्ष जो समानता है भारत में वो ली गई है ब्रिटिश आपका संविधान से। कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ब्रिटिश, इसका सी सही होगा। संविधान का भाग 5 संबंधित है। भाग 5, एक केंद्रीय कार्यपालिका, बिल्कुल सही है, भाग 5 में यही है। अनुच्छेद आपका 52 से लेकर के 151 तक आपका इसी का उल्लेख है। संसद केंद्रीय कार्यपालिका का ही हिस्सा है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय तो है इसमें, पर उच्च न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय तो है पर उच्च न्यायालय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय तो 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। उच्च न्यायालय 214 में होता है, जो हमारी राज्यों की विधायिका है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका, उसमें वर्णित है ये, इसीलिए इसकी वजह से ये गलत हो गया है। अन्यथा इतना हिस्सा तो है इसमें, पर ये नहीं है। और महालेखा परीक्षक, ये भी बिल्कुल सही है आपका। अनुच्छेद 148, 49, 50 और 51 इसी से संबंधित है। महालेखा परीक्षक यानी कि आपका CAG से संबंधित है। तो इसमें आपका 3 नहीं है, तो 1, 2 और 4 होंगे। तो इसमें 1, 2 और 4 वाला कौन सा है? सी विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट जो सोना होता है, सोने को कैरेट में वो किया जाता है। कैरेट का मतलब उसका जो घनत्व है उसके आधार पर उसमें तो शुद्ध सोना उसके उस पर निर्भर करता है। तो 18 कैरेट का जो सोना होता है उसमें 75% सोने की मात्रा होती है। अगला, सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति बने थे। सर्वसम्मति मतलब निर्विरोध बन गए थे जो, तो इनमें से कौन थे सर्वसम्मति से बनने वाले भारत के राष्ट्रपति? नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है। अगला, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ए, स्थगन के द्वारा, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन मतलब रोक देना कार्यवाही को, इससे भी आपका समाप्त हो सकती है। सत्रावसान द्वारा, जैसे आजकल क्या चल रहा है, ये आपका जो वर्षाकालीन सत्र है, तो ये आपका सत्र की समाप्ति के द्वारा भी आपकी बैठक समाप्त हो सकती है। विघटन के द्वारा, यदि लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाए और सरकार को इस्तीफा देना पड़े तो भी लोकसभा बीच में ही भंग की जा सकती है। तो तीनों कारण हैं, उपरोक्त में सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन अपने पास रख सकती है? विधान परिषद, देखो जिस राज्य में विधान परिषद है, जिसमें है ही नहीं तो वहां तो कोई मामला ही नहीं होगा। जिन जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहां कोई भी विधेयक उस राज्य का राज्य सूची पर या संवर्ती सूची पर पास होता है तो वो विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी जाता है, जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है। क्योंकि यह वैकल्पिक व्यवस्था है, हर राज्य के लिए अनिवार्य है नहीं, इसीलिए कुछ ही भारतीय राज्यों में यह व्यवस्था है। तो जो आपका विधान परिषद है वो किसी साधारण विधेयक को अगर लोकसभा ने पास करके इसमें भेज दिया है तो वो 4 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकता। विधान परिषद 4 महीने से अधिक नहीं रोक सकती। 4 महीने बाद, जैसे आपका धन विधेयक में आपका लोकसभा से राज्यसभा जाने के बाद 14 दिन में अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो पास मान लिया जाता है, वैसे ही राज्य विधानसभा यदि किसी साधारण विधेयक को पास करके विधान परिषद में भेज दे और 4 महीने तक उसका कोई जवाब नहीं आया तो विधानसभा उसे पास मान लेती है। विधान परिषद के पास सीमित शक्तियां हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में परमाणु धातु पाई जाती है? परमाणु धातु यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है। तो आपको पता है विटामिन B12, इसमें आपका कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट क्या है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है कोबाल्ट, इसीलिए इसका नाम साइनो
कोबालमिन भी है, इसलिए इस विटामिन को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालमिन। एकमात्र विटामिन है जिसमें आपका कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है, किस रूप में, कोबाल्ट के रूप में। ये आपके शरीर में जो एनीमिया है यानी कि रक्त अल्पता है उसको दूर करने के लिए अनिवार्य होता है, यानी कि विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता हो सकती है, यानी कि एनीमिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक होता है, शहद में जो आपके क्या बोलते हैं उनको, शहद में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट आपके फ्रुक्टोज किस्म के होते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं, जिसमें से शहद जो होता है उसमें फ्रुक्टोज होते हैं। फ्रुक्टोज आपके उतने हानिकारक नहीं होते हैं क्योंकि इनमें कैलोरीज कम होती हैं, जबकि उनमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं। जीवाणु का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में नहीं होता? जीवाणु, बैक्टीरिया का उपयोग किसको बनाने में नहीं होता? लैक्टिक अम्ल बनाने में बिल्कुल होगा। लैक्टिक अम्ल बनता ही किससे है? लैक्टोबैसिलस से, जो दूध में पाया जाता है। दूध से दही किससे बनती है? जीवाणु से बनती है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु से। सिरके में क्या, जो सिरका तैयार किया जाता है उद्योगों में, विनेगर जिसे बोलते हैं, वो भी आपका किससे बनता है? बैक्टीरिया की प्रोसेस, यानी कि जिसे हम किण्वन बोलते हैं, वो सब किण्वन की प्रोसेस के फलस्वरूप बनते हैं। सुक्रोज एक क्या है? यहाँ पर भी है सुक्रोज। सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो विभिन्न आपके जो पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उनमें पाया जाता है। उसे बनाने के लिए किसी जीवाणु की आवश्यकता नहीं होती है, वो प्राकृतिक रूप से बन जाता है। निम्नलिखित रोगों में से रोग कारकों को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कुछ रोग दे रखे हैं, सामने उसके रोग कारक दे रखे हैं। तो आपको पता है हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है, वेब्रियो कॉलेरी नामक। तो ये आपका ए ही सही है। गलसुआ, गलसुआ मतलब जिसमें गले में और जबड़ों में सूजन आ जाती है, मम्स बोलते हैं जिसे, ये आपका विषाणु से होता है। बी का 4 हो गया। दाद, दांत कवक होता है, ट्राइकोफाइटन नामक कवक, या जो खुजली होती है, दांत खुजली, आपके स्पाइरिजिलस, आपका फ्यूमिगेटस भी एक आपका इसी का उत्तरदायी है। ट्राइकोफाइटन भी इसके लिए, खासकर दांत के लिए, रिंगवर्म के लिए ट्राइकोफाइटन होता है, ठीक है। तो ये आपका स्पाइरोजिलस फ्यूमिगेटस आपका दमा के लिए उत्तरदायी होता है कवक। बाकी आपका स्केबीज, स्केलरिस, स्केबीज नामक जो आपका कवक होता है वो खुजली का होता है, जिसे धोबी खुजली बोलते हैं। और इसका ये है निद्रालु बीमारू, आपका जो सीसी मक्खी के काटने से होती है। सीसी मक्खी के अंदर ये प्रोटोजोआ पाया जाता है। तो 3 का 2 है, सी का 2 और डी का 3। 1 4 2 3, 1 4 2 3, यानी कि इसका ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण वाला है ये। यूरिया उर्वरक के रूप में बहुतायत से उपयोग होता है। सबसे ज्यादा जो आपका उपयोग होने वाला उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक, वो नाइट्रोजन है। और यूरिया किसका यूरिया में सबसे ज्यादा बड़ा घटक क्या होता है? नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लाई जाने वाली बहुतायत से वो यूरिया होती है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि कैसी है? रासायनिक आपका यौगिक होता है, जिसे आपके विभिन्न तरह की रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप बनाया जाता है। तो ये गलत है। तो स्पष्टीकरण का तो सवाल ही नहीं बनता जब गलत हो गया है। तो इसमें केवल ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, चीन की आर्थिक राजधानी कौन सा शहर है? 22वां क्वेश्चन है, चीन की आर्थिक राजधानी कौन सा शहर है? आर्थिक राजधानी मतलब जहां पर व्यावसायिक गतिविधियां का केंद्र हो जाता है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, चीन की आर्थिक राजधानी वैसे ही संघाई है। अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के कौन कौन से उद्देश्य हैं? कृषि लागत और मूल्य आयोग जो आपका क्या करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी कराता है। उसके क्या क्या कार्य हैं, उद्देश्य हैं, ये पूछ रहा है। पहला दिया हुआ है कृषि मूल्य का स्थिरीकरण, बिल्कुल सही है। मतलब जो कृषि उत्पादों के मूल्य होते हैं उनकी स्थिरता प्रदान करना इसका काम है, उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। दूसरा, कृषकों की सार्थक वास्तविक आय स्तरों को सुनिश्चित करना। सार्थक मतलब किसानों को एक आपका सस्टेनेबल, एक मतलब आपका ऐसी आर्थिक आय उपलब्ध कराना जो उनके लिए जीने योग्य हो, ये भी इसका काम है। उपभोक्ताओं को कृषि उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।
मतलब उपभोक्ता कृषि जो उत्पाद होते हैं उनमें काला बाजारी ना हो, कृषकों से जो भी आपका उपभोक्ता तक चीजें आती हैं विभिन्न माध्यमों से, उनको कम से कम दामों पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना भी इनका काम है, यानी कि उस पर नियंत्रण रखना भी। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस प्रणाली है, इसकी सिफारिश भी भारत में इसी ने की थी, जिसमें सस्ते गल्ले की दुकानों से आपको राशन मिलता है, तो उसकी भी कृषि मूल्य एवं लागत आयोग ने की थी। तो इसमें सही क्या होंगे? 3 के 3 सही है, 1 2 3 सभी सही है, यानी कि इसमें 1 2 और 3 सभी के सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी से है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्प विकसित होने का आधार नहीं है, कौन सा वो कारण है जो अल्प विकसित होने के लिए जिम्मेदार नहीं है? एक, बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात, यानी कि श्रम शक्ति अधिकतर बेरोजगार है, तो ये तो है ही कारण, ठीक है, अल्प विकसित होने का। व्यावसायिक वितरण में उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों की प्रधानता, ये नहीं है, क्यों? जिनके उद्योग और सेवा क्षेत्र ज्यादा डेवलप होते हैं वो विकसित देश कहलाते हैं, जो कृषि पर निर्भर होते हैं वो अल्प विकसित देश कहलाते हैं, तो ये वाला आपको सही मिल गया है, दूसरा ही। बाकी जनसंख्या वृद्धि दर का उच्च होना, जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होगी तो संसाधन कम मिल पाएंगे, प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, ये भी है, तो ये तो है 1 2 और 1 3 और 4 तो आपके क्या है, उत्तरदायी है अल्प विकसित होने के लिए, दूसरा वाला उत्तरदायी नहीं है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डाउ जोन्स आपका कहाँ है? न्यूयॉर्क स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। निक्की कहाँ है? जापान का है। सेंसेक्स कहाँ है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो आपका क्या है सूचकांक है उसे सेंसेक्स बोलते हैं, तो यही सही हो गया है। डेक्स जर्मनी का है, ये भी सही है, तो इसका सी सही आंसर होगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारी सीरीज कैसे लग रही है, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसके अलावा अगर आप इनमें किसी भी तरह की आपकी कोई आगे कोई मांगे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से जो हम आपकी पूरी कर सकते हैं, कि किसी परीक्षा को लेकर के या प्रश्नों की प्रकृति को लेकर के कोई सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।